दोस्तों, मैं उमर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज। दोस्तों, आज कर्नाटक में विधानसभा के नतीजे सामने आए। कांग्रेस ने 136 सीटों पर जीत हासिल की और भारतीय जनता पार्टी से कर्नाटक को हथिया लिया। लोग इसे मोहब्बत की जीत और नफरत की हार कह रहे हैं। इसी बात पर जानते हैं हम पूर्व धारासभ्य गयासुद्दीन शेख ने क्या कहा। गयासुद्दीन भाई, काफी टाइम के बाद आज कांग्रेस में एक खुशहाली का माहौल देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कर्नाटक में 136 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? आपकी बात मजहर भाई बिल्कुल सही है कि बहुत वक्त के बाद एक बहुत अच्छी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिली है और मैं ये मानता हूँ कि ये ही भाजपा के अंत की शुरुआत भी इसको हम गिन सकते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक में पिछले 1.5 साल से हिजाब का मुद्दा हो, हलाल का मुद्दा हो, चाहे अजान का मुद्दा हो, चाहे अनामत का मुद्दा हो, हर वो मुद्दों को लेकर के जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राज्य को इतना ज़बरदस्त टारगेट तरीके से उन्होंने नहीं लिया जितना उन्होंने कर्नाटक को टारगेट पे लिया था। लेकिन कर्नाटक के लोगों की ये खूबी रही है कि वो इलाका जो है वो पढ़े लिखे लोगों का भी है और वहाँ पे मुस्लिम समाज ने भी बहुत ही अपनी समझदारी बताकर एक तरफा जो अपना वोट था वो हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस के पक्ष में डाला। तो मैं मानता हूँ कि किसी एक कम्युनिटी के वोट देने से सरकारें बनती है बिगड़ती नहीं है। जब तक के हिंदू मुस्लिम गरीब पछात या अपर कास्ट समाज का हर तबका इकट्ठा होकर के वोट नहीं डालता है, वहाँ तक रिजल्ट लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो दूरंदेशी के साथ, समझदारी के साथ, बगैर किसी के धाक धमकी में आए दबाव के बगैर मुस्लिम समाज ने वक्त को और हालात की नज़ाकत को पहचानते हुए एक तरफा हैवी पोलिंग किया और हिंदू समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके फासिस्ट परिवारों को जो हराने में अपनी भूमिका निभाई है, मैं मानता हूँ कि वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ने जिस तरीके से पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की, इतना धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाने की कोशिश की कि एक प्रधानमंत्री खुद ये कहे कि जय हनुमान बोलो और उसके बाद बटन दबाओ, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की गरिमा को ये शोभा नहीं देता है। उनको ये था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और जो काउ बेल्ट कहा जाता है, जो हिंदी बेल्ट कहा जाता है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जिस ध्रुवीकरण की राजनीति गुजरात से शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हुए जो पूरे काउ बेल्ट में ले गई, तो उनको ये था कि इसी तरीके से हम कर्नाटक में भी हमारी राजनीति को चमका लेंगे। लेकिन सलाम है वहाँ के अपर कास्ट के लोग हों, दलित हो, आदिवासी हो, और ख़ास करके मैं मुस्लिम समाज का जिक्र करूँगा कि इसने बहुत समझदारी के साथ अपना एक भी वोट बिगाड़े बगैर जो सेकुलर जमात के तरफेण में मतदान किया, तो आज उसका नतीजा है कि एक बहुत भारी जीत जो है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिली है। अच्छा, इसमें खासकर देखा जाए कि जिस तरीके से राहुल गांधी तो पिछले कई महीनों से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, इसमें इसका क्या फ़ायदा हुआ होगा? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा जो है, राहुल गांधी जी का नारा था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और उसी तरीके से जब वो इसको लेकर के निकले थे यात्रा को, तो उसकी ग्रैंड सक्सेस जो थी वो केरला से लेकर कर्नाटक होते हुए पूरे देश में घूमे थे। और कर्नाटक की जिस 20 विधानसभा सीट से उनका जो गुजर हुआ था, वो वहाँ से जो यात्रा को लेकर के निकले थे, वहाँ की 20 में से 17 सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती है। हमको समझना चाहिए कि आज वाहिद एक परिवार है जो गांधी परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, ये परिवार आज ये फासिस्ट परिवारों के सामने लड़ रहा है, बिल्कुल बेखौफ लड़ रहा है। बहुत दिक्कतें और बहुत परेशानी आई, उनके खिलाफ ईडी के केस किए गए। सोनिया जी को इतनी बड़ी उम्र में भी उनको बुला करके 5-5 दिन तक ईडी ऑफिस में बिठा रखा गया और परेशान करने में कुछ नहीं कमी की। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी की सदस्यता को छीन लिया
उनका जो रिहाइश थी, उनका जो मकान था, उसको भी छीन लिया। लेकिन बगैर डरे आज भी अगर कोई बेखौफ आवाज़ उठाता है इस आरएसएस की नीतियों के सामने, तो उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। और वो बात जब लेके निकले थे, उस बात का असर हमने ये देखा कि हिमाचल प्रदेश में भी, जहाँ पे बिल्कुल बहुल हिंदू इलाका है, उसके बावजूद भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। कर्नाटक का मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ ये जीत किसी एक तबके, एक समाज के नहीं, सब समाज ने मिलकर के दिलाई। तो ये जो नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो का जो नारा था राहुल गांधी का, उस नारे को वहाँ के सेक्युलर राष्ट्रवादी हिंदू समाज ने भी उसका समर्थन किया और अपना वोटिंग जो था वो इस फासिस्ट परिबड़ों के खिलाफ किया। तो आज उसका नतीजा है कि वहाँ पे इतनी बड़ी कामयाबी कांग्रेस पार्टी को मिली है। यानी भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा असर जो पैदा हुआ है। मैं बहुत सब लोग को बताता भी था, मैं कहता भी था कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आरएसएस की कूटनीति के खिलाफ है। आरएसएस की जो नफरत की राजनीति है कि जिस तरीके से पूरे देश में जो एक प्रोपेगेंडा वो लोग चला रहे हैं, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी संविधान को बदलने की वो नहीं, लेकिन उनके साथी जिस तरीके से बातें करते हैं और जिस तरीके से नफरत के जहर को घोला जाता है, उसके खिलाफ राहुल जी की ये यात्रा थी। आज हमने देखा कि जो भड़काऊ भाषण होते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दो मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, लेकिन केंद्र की ये बेशरम सरकार उस पर कोई तवज्जो नहीं देती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है तो उनको जो है एफआईआर का इंतजार नहीं करना चाहिए, पुलिस को खुद को उसका इंतजार करनी चाहिए। इतने कड़वे अल्फाज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किए कि सरकारें हिजड़ी हो गई हैं। यानी इतना कड़े शब्दों का इस्तेमाल के बाद भी जब ये सरकार सुधरने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर ही राजनीति है और इसी तरीके से वो 2014 से लेकर के आज तक सफल होते आए हैं। तो उनको कर्नाटक में भी यही लग रहा था कि जो राजनीति हमने काउ बेल्ट में चलाई है, हिंदी और अस्सी बेल्ट में चलाई है, वो राजनीति यहाँ पे भी चलेगी। लेकिन उनकी राजनीति ये जो थी यहाँ पर आकर के विफल हुई है। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम अब 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को ये समझने लगी है कि सरकारों को मूल मुद्दों पे आना चाहिए। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो करप्शन का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, इन बातों को उनको उठाना चाहिए। सरकार काम की बातें तो करती नहीं है, सरकार जो बिल्कुल नाकाम वाली जो बातें हैं, बस सिर्फ ध्रुवीकरण की। आप टीवी चैनल उठा के देखो, सोशल मीडिया जो इन्होंने इनकी जो आर्मी, सोशल मीडिया में जो इनकी साइबर आर्मी बनाई है, उनका काम ही ये है कि कैसे भी करके हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाया जाए और हिंदू समाज के अंदर एक भय को पैदा किया जाए। लेकिन अब 10 साल हो गए, लोग समझने भी लगे हैं और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को उसकी जो ये विभाजनकारी नीति है उससे मुँह की खानी पड़ेगी। अब लोग समझ चुके हैं, लोगों को पता चल गया है कि ये देश के मूल मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, ये बिल्कुल नाकामी वाली जो बातें हैं, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बातें करके लोगों को बरगला के जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। तो हिंदुस्तान की आवाम इस चीज़ को अब समझने लगी है और अभी तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा फेज भी शुरू होने वाला है और उसके अंदर भी इस बात को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उजागर किया जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि देश का जो सेक्युलर हिंदू समाज है, जो बहुमती है, वो भी ये जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को समझने लगा है। यासु भाई, खासकर इसमें देखा गया कि कर्नाटक के लोगों ने इस बार स्थानिक जो पक्ष थे उनकी जानिब भी ध्यान बिल्कुल नहीं दिया है। मैं बोलता हूँ कि कर्नाटक के लोगों ने बिल्कुल उनकी जो चाल है भारतीय जनता पार्टी की, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कट्टर वोट है, वो जो उनकी वोट बैंक है, जो आरएसएस से उनकी जो भगिनी संस्थाओं से जुड़ी है, उनको तो उन्होंने एकत्रित कर लिया है और उसके सामने जो सेक्युलर वोट है, जो मुस्लिम समाज के, उन वोटों को हर जगह पे उसका विभाजन कर देते हैं। कहीं पर क्राइम ब्रांच को लगाकर, एटीएस को लगाकर, ईडी को लगाकर, जितने भी लोग हो सकता है धाक धमकी से, पैसों से खरीद करके, और ऐसी जो स्थानिक पार्टी होती है, जो प्रादेशिक कक्षा की जो पार्टी होती है, उनको फंडिंग भी दे करके वो लोग जो है सेक्युलर वोटों का और खास करके उसमें मुस्लिम वोटों का बंटवारा करने में कामयाब होते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कट्टर वोटों को इकट्ठा कर लिया, दूसरा सेक्युलर वोटों को बांट दिया, तो रिजल्ट क्या आएगा?
तो रिजल्ट वही आएगा। आप 2014 से लेकर के आज जब 2023 चल रही है, तमाम चुनावों को उठा करके उसका इतिहास देख लो तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना जो वोट बैंक है उसको अपने पास अकबंद रखने के बाद वो सेक्युलर वोटों में बंटवारा कर देती है। लेकिन बहुत समझदारी के साथ जो सेक्युलर वोट थे कर्नाटक के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिनके भी हों, सबने मिलजुल कर अपने वोटों को बंटने नहीं दिया और सरकार की नाकामी के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकार की जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी, जो कर्नाटक जैसे एक शिक्षित राज्य को जिस तरीके से उन्होंने आग में झोंकने का जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, आज उसको ये बहुत बड़ा एक तमाचा उन्होंने मारा है और ये बताया है कि अब हम आप लोगों को हमारे मूल मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। अब ध्रुवीकरण की बातें जो है वो इस देश, इस राज्य में नहीं चलने वाली। सर क्या सुबह एक बात और बताइए कि कुछ लोगों का कहना ऐसा भी है कि जिस तरीके से कर्नाटक में ईवीएम के जरिए जो जीत हुई है, आने वाले 2024 के चुनाव में ये ईवीएम के जरिए कुछ फ़ायदा उठा सके, इसलिए ये जीत का सेट किया हुआ है। नहीं, ये बात मैं मानता हूँ कि बहुत नादानी भरी बात है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना बड़ा राज्य अपने हाथ से गंवाना कभी पसंद नहीं करेगी। आज के चुनाव के जो प्रत्याघात जो पड़े हैं वो आप समझ लो कि आज इसने पूरे देश का जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसको बदल दिया है। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इतनी हद तक, इतनी नीची कक्षा पे जाकर वह प्रचार कर रहे थे, वो चुनाव हारने के लिए नहीं कर रहे थे। 1.5 साल से वहाँ पे उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति की थी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की थी, वो चुनाव हारने के लिए नहीं की थी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ध्यान रखना पड़ेगा। कर्नाटक में संगठन मजबूत था। कर्नाटक के लोगों ने बहुत, जिसको कहें कि बहुत जितनी सुरक्षा करानी चाहिए उस कराने में कामयाब रहे। कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने बहुत अवेयर करके कार्यकर्ताओं को भी इस बातों पर ध्यान दिलाने की पूरी उन्होंने वहाँ पे कोशिश और मेहनत की। और आने वाले दिनों में भी जो कांग्रेस पार्टी है ईवीएम के खिलाफ का, तो उसका स्टैंड हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन अगर ये मामला नहीं भी बनता है, ईवीएम वाले मामले में अगर उस पर बैन नहीं भी लगता है, तो भी इसको किस तरीके से काउंटर करना, उसके लिए बहुत जो टेक्निकल बातों के जानने वाले हैं, ऐसे लोगों का साथ सहकार लिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई हरकत ना कर पाए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है अपनी तरफ से पूरा ख्याल भी रखेगी और पूरी केयर भी रखते हुए उसके अंदर पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए उनको ये जो ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ की जो बातें बार बार आती है वो करने का मौका ना मिले, उसकी पूरी कोशिश जो है कांग्रेस और सेक्युलर पार्टी जितनी भी है हिंदुस्तान की, वो कोशिशों जद्दोजहद करती है और करती रहेगी। कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसके में ईवीएम को तोड़ा जा रहा है लोगों के जरिए। कुछ छुटपुट घटनाएं तो ये होती ही है और जहाँ पे ये इनको सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ होता है कि जहाँ संगठन नहीं होता है। कर्नाटक में संगठन था, गांव संगठन था, बूथ पे संगठन था, इसलिए जो बड़ी मात्रा में ये भारतीय जनता पार्टी इस काम को अंजाम देने में सफल नहीं हुई। जहाँ पर जैसे गुजरात राज्य की बात करूँ कि पिछले 27 साल से कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है, तो ऐसी जगह पे, बहुत सी जगह पे हमको गांव, जिलों में, देहातों में और जो बूथ स्तर पे हमारी बहुत सब जगह पे कमियां हैं। तो जहाँ पे ये कमियां रहती है वहाँ पर इनको फ़ायदा मिलता है। लेकिन जहाँ पे अगर संगठन मजबूत होता है और कार्यकर्ता मजबूत होता है, वहाँ पर ये सब चीज़ों करने में उनको नाकामी मिलती है। कुछ कोशिश उन्होंने की, लेकिन उस कोशिशों में करने में वो लोग नाकामयाब रहे। तो क्या सुबह एक चीज़ और कि खासकर कांग्रेस ने जो वादे किए हैं अवाम के साथ में, क्या उन वादों को अगर वो पूरा करती है? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो वादे किए हैं और राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने खुद ने वादे किए हैं और गांधी परिवार का एक मामला तो रहा है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और आज भी राहुल जी ने और प्रियंका जी ने कहा है कि पहली ही कैबिनेट में जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। और मैं मानता हूँ कि वो वादों को पूरा करना भी चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने अपना शासन को चलाया था, अपने वादों को पूरा किया था। लेकिन जब से धर्म की राजनीति शुरू हुई और ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल इसको पूरा परिवर्तित जो हिंदू मुस्लिम में कर दिया। आप तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये देश कहीं सिविल वॉर की तरफ ना चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से धर्म संसदें बनती हैं, जिस तरह से अधर्म के नाम पे धर्म की बातें करने वाले जो लोग हैं, जो फासिस्ट परिबल हैं, जो इनके कट्टरवादी संस्था हैं, जो कहने को तो अपने आप को संत कहते हैं लेकिन वो एक संत का काम नहीं करते हैं, क्योंकि संत का काम तो लोगों को जोड़ना होता है। ये जो ऐसी बातें, नफरत की बातें करने वाले लोग, वो कभी संत नहीं हो सकते, वो शैतानी हो सकते हैं। तो जो शैतानी के काम जो कर रहे हैं ये लोग, तो मैं मानता हूँ कि इसको आवाम अच्छे तरीके से ये बातों को समझ भी रही है।
जान भी गई है और आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा एक असर भी हमको देखने मिलेगा। आने वाले दिनों में जैसे 2024 के चुनाव हैं और उसके अलावा राज्य कक्षा में जो भी चुनाव आ रहे हैं उन पर कांग्रेस का क्या रहेगा रवैया? कांग्रेस पार्टी का राजस्थान में एक बहुत अच्छा सा माहौल है। गहलोत जी ने बहुत अच्छा वहाँ पे 5 साल काम किया है। वैसे तो वहाँ पे सरकारें हर 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन इस मरतबा पहले दिन से गहलोत जी का एक टारगेट रहा था कि उनको रिपीट सरकार करनी है और एक इतिहास बनाना चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत सचिन पायलट जी और वहाँ पे गहलोत जी के दरमियान चल रही है, लेकिन हाईकमान इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त है कि हाईकमान जो इस मसले को भी बहुत अच्छे तरीके से सुलझा लेगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लड़ाई भी है और वहाँ पे भी एंटी इनकम्बेंसी है और वो भी लूटी हुई सरकार है। वो सरकार कांग्रेस की बनी थी, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से ऑपरेशन कमल के द्वारा इन्होंने कर्नाटक की सरकार को तोड़ा, महाराष्ट्र की सरकार को तोड़ा, इसी तरीके से सबसे पहले इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को भी तोड़ा था। लेकिन वहाँ पे भी बहुत अच्छा माहौल है। छत्तीसगढ़ की जो बात है वहाँ पर भी कांग्रेस के जीतने के बहुत अच्छे चांसेस हैं और तेलंगाना में भी जो लड़ाई है वो भाजपा के बीच नहीं है, वो लड़ाई कांग्रेस और टीआरएस के बीच है। और वहाँ पे भी अगर कोई भी जो जीतता है तो वो जीतेगा, लेकिन भाजपा जीतने वाली नहीं है। यानी अगले नवंबर दिसंबर में जो इन 4 राज्यों के जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनावों के परिणाम जो है देश की पूरी राजनीति को तब्दील कर देंगे। और अगले साल जब ये मई और जून महीने में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो हमको देखने मिलेगा कि जिस तरीके से एक विपक्षी एकता भी हो रही है। आज भी आप देखोगे 15 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये लोग कहते हैं, लेकिन आप उसको लिस्ट को आप देख सकते हैं कि 15 जगह पर नहीं है। और विपक्षी एकता की भी बहुत अच्छी कोशिश नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, शरद पवार जी भी कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले दिनों में सभी को इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बचाने के लिए तमाम विपक्षी दलों को एक होना पड़ेगा। क्योंकि विपक्षी दलों ने भी ये देख लिया कि किस तरीके की जो सरकार ये चल रही है। पहले तो ये सरकार ऑपरेशन कमल के नाम पे सरकारों को तोड़ देती है, उसके बाद जो लीडर्स हैं उनके सामने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और विविध एजेंसियों को लगा करके उनको जेल में फंसाने का काम करती है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी से बंगला भी छीन लिया, उनकी सदस्यता भी छीन ली और उनको इतना परेशान किया, लेकिन वो भी जो थे उससे डरे बगैर आज भी बेखौफ होकर के वो नफरत की जो राजनीति है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरीके से सभी विपक्षी दलों को भी एहसास हो चुका है कि अगर हम एकजुट होकर के अगर नहीं लड़े तो ये जो देश है, ये देश के अंदर संविधान भी नहीं रहेगा, देश की एकता, अखंडता और भाईचारा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो लोग देश को समझ लो कि विश्व की महासत्ता बनाना चाहते हैं, देश को आगे ले जाना चाहते हैं, देश आगे जब ही जाएगा, देश विश्व की महासत्ता जब ही बनेगा जब देश में अमन अमान और शांति रहेगी। तो उस देश को आगे ले जाने के लिए तमाम के तमाम सेक्युलर जमातें जो है वो आने वाले दिनों में मिलकर के काम करेगी। आज की जो चुनाव का रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो एक नींव का पत्थर साबित होगा। और मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि नफरत की दुकान बंद हुई है और अब मोहब्बत की दुकान खुली है, यानी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि जो मजलूमों की जो आह है, जिस बेदर्दी के साथ जुनैद और नासिर के साथ मॉब लिंचिंग किया गया, पूरे देश में जहाँ पर भी देखो मस्जिद हो, मदरसा हो, उस पर बुलडोजर चलाना, बेखौफ पुलिस जो है अपने तरीके से किसी गुनहगार का इनकाउंटर करती है तो उसको समझ सकते हैं, लेकिन उस गुनहगार को जब पुलिस प्रोटेक्शन में हो और उसका भी उस वक्त में उसका इनकाउंटर उसकी जो हत्या हो, मैं मानता हूँ कि सरकारों के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से जुल्म को इन्होंने बिल्कुल ढाया है, तो ये पाप का जो गड़ा है वो फूट चुका है। आप देखो, कभी कुरान की बेहुरमती करने की बात हो, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की बात हो, यानी किसी भी तरीके से ये प्रताड़ित करने में या बेइज्जत करने में देश के अल्पसंख्यक लघुमती मुस्लिम को इन्होंने कभी भी इन्हें बख्शा नहीं है। पिछले 10 साल से इनकी यही राजनीति है। आप शाम को टीवी चैनल उठा के देखो तो आपको ये लगेगा कि हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, क्या लेना देना है हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो यूँ भूखे मर रहा है, पाकिस्तान से आपको क्या लेना देना है। लेकिन एक ध्रुवीकरण की जो ये राजनीति खड़ी करके इन्होंने पूरे देश के माहौल को बिगाड़ा है। अकलियतों पर जिस तरीके का जुल्म और अत्याचार किया है, तो उस जुल्म की और ये जो अत्याचार किया है, किसी एक मजलूम की हाय जो है उनको लेकर के डूबेगी। और इंशाल्लाह पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि देश का सेक्युलर हिंदू जो हमारे बड़े भाई के समान है, वो हिंदू और मुस्लिम साथ मिल करके ये जो नफरत की राजनीति को ख़त्म करेंगे। इस तरह कर्नाटक के अंदर हिंदू मुस्लिम सब ने साथ मिल करके रिजल्ट दिया है। इस आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरीके से होगा और पूरा भारत
भारत जो देश है फिर से एक मरतबा इस हिंदुस्तान के अंदर गंगा जमनी तहजीब को फिर से रवा दवा करेगा, मोहब्बत की जो है बागों को खिलाएगा और नफरत के बागों को उजाड़ेगा। आखिर कर्नाटक में विधायकों की पसंद का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या हाईकमांड की पसंद का? जो ये है, विधायकों को एक फॉर्मेलिटी रहती है कि विधायकों को बुला करके उनसे भी ओपिनियन लिया जाता है, और उस वक्त में ऐसा रहता है कि जब विधायकों से पूछा जाता है तो 1 to 1 भी उनसे बात की जाती है और आम राय ली जाती है कि किस कैंडिडेट के साथ में ज़्यादा विधायक हैं, तो वो प्रोसीजर भी होने वाली है। और उसके बाद कर्नाटक में कोई मसला ऐसा नहीं है कि जो नहीं सुलझे, बहुत आसानी के साथ वहाँ का जो मामला है वो मामला सुलझ जाएगा, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री, मुझे ऐसा यकीन है कि कल या बहुत परसों तक कर्नाटक का मुख्यमंत्री भी जो है सर्वसम्मति के साथ सबके साथ ओपिनियन लेने के बाद हाईकमान जो है तय कर लेगा। चलिए,